साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही थी पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने की, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की। इसी मध्य में आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ नोट्स के रूप में हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास नामक प्रकरण। यह आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, नेट भर्ती, पीजीटी, टीजीटी, जिसे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के नाम से भी जानते हैं, सभी में समान रूप से उपयोगी है और सभी में इससे 1 से 2 प्रश्न सभी प्रश्न पत्रों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। भले ही आप किसी भी राज्य से दे रहे हो या एनवीएस, केवीएस, DSSS भी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये टॉपिक सब में पूछा जाता है। तो इसी के विस्तृत जो ये टॉपिक है आपका, इसको शॉर्ट रूप में 1 पेज के पर मैंने नोट्स की फॉर्म में तैयार किया है। इससे बाहर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं जाएगा और पुराने प्रश्न पत्रों में भी प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं या कितने प्रश्न आते हैं ये आप स्वयं आज की कक्षा के माध्यम से जान जाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवाऊंगी प्रतिदिन। कल आपकी क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैं भाषा उत्पत्ति और विकास वाले ही आपको करवा रही थी, तो उसी के अंतर्गत मैंने देखा कि जिस प्रकार पहले हमने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ा, फिर शुक्ल की पुस्तक को पढ़ा, उसके बाद नेट के पुराने पेपर, पीजीटी के पुराने पेपर, टीजीटी के पुराने पेपर सॉल्व करते हुए क्रमबद्ध रूप से पढ़ाई की है, उसी प्रकार अपनी जो चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि काव्य शास्त्र हमने अभी नहीं पढ़ा है और ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो इन टॉपिक्स पे भी पहले हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ताकि हम अपनी तैयारी का पुनर्मूल्यांकन कर पाएँ उन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है, क्या हमने जो पढ़ा है वो याद है अथवा हम भूल रहे हैं। तो प्रतिदिन पढ़ेंगे भी और फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उसी तैयारी के क्रम में आज हम पहले शुरू करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। शुरू से शुरू करेंगे। शुरू से मेरा मतलब है कि एक तो होता है सीधा मैं आपको 18 बोलियां पढ़ा दूं, वो ना करके आपको प्रारंभ से समझाने का प्रयत्न करूंगी। अब तक यदि आपको ये टॉपिक कठिन लग रहा था तो आज के इस छोटे से वीडियो के बाद ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए सरल हो जाएगा और परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं लगभग, ठीक है। मैंने छोटा सा पेंसिल से यहाँ लिख दिया है, ये सिर्फ ऐसी है, बाकी मैं आपको समझाती हूँ। तो 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार के अंतर्गत हम विभाजित करते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व की, सबसे पहले विश्व की बात करेंगे, फिर भारत पे आएंगे, फिर बोलियों पे आएंगे, ठीक है। तो विश्व में 3000 के लगभग भाषाएं बोली जाती हैं, उनको 13 भाषा परिवारों के अंतर्गत हम विभाजित करते हैं। उसी में से एक भाषा परिवार है हमारा भारोपीय भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत हम कौन सा, जो भारत में बोली जाने वाली भाषा है उसको हम किसके अंतर्गत लेंगे, भारोपीय भाषा परिवार। इसके अलावा द्रविड़ सहित 13 और हैं, ठीक है। एक तो भारोपीय हो गया, एक द्रविड़ हो गया, इसके अलावा फिर 11 और हैं। इस प्रकार 13 हैं कुल। तो हमारी ये जो भाषा है वो कौन सी है, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है हिंदी भाषा, ठीक है। एशिया के जो आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार में आते हैं भारत प्लस यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं। भारोपीय भाषा परिवार के बाद बहुत सारे वर्गीकरण हैं, उस सब को ना लेके सरल रूप में भारोपीय भाषा परिवार को दो भागों में विभाजित करते हैं, सतम और केतुम। केतुम को छोड़ देते हैं, सतम के फिर विभाजित होता है भारत और ईरानी, ये 2 भाषा वर्ग रह जाते हैं सतम के अंतर्गत। इसमें फिर 3 भाग होते हैं, भारतीय, दरद और ईरानी। होता क्या है कि दरद और ईरानी, इन दोनों भाषाओं को छोड़ते हुए, यानी इन लोगों को छोड़ते हुए जो भारतीय हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये भारतीय आर्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास इन आर्यों ने, कौन से वाले, ये भारतीय जो थे ना, जो दरद और ईरानी से अलग हो गए। पहले ये सब कुछ एक ही था, लेकिन बाद में जो जहाँ से भारतीय भाषाओं का प्रारंभ होता है वो कैसे होता है कि दरद और ईरानी, इनको इन्होंने छोड़ दिया इन लोगों को। फिर इन भारतीयों ने क्या किया कि पश्चिम एवं पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रवेश किया। हम सभी जानते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए थे, भारत की जाति नहीं थी। हिस्ट्री के अंतर्गत हमने पढ़ा भी है कि आर्यों का स्थान बहुतों ने मध्य एशिया माना है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक के मत हैं, बहुत से हिमालय की तरफ से, मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क इसके संबंध में माने। तो वो हिस्ट्री का टॉपिक है, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। हमें जो याद रखना है वो याद रखना है 1500 ईसा पूर्व। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कहाँ से मानेंगे, 1500 ईसा पूर्व के आसपास से मानेंगे। क्यों, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों ने पश्चिम एवं पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रवेश किया।
तो आर्यों की जो भाषा है वही तो हमारी भारतीय भाषा हुई ना, वही आगे चल के भारतीय भाषा बनेगी। तो ये आपको एक भूमिका एक आपके समक्ष मैंने स्पष्ट की है कि किस प्रकार भारत में भारतीय जो भाषाएं जिन्हें हम आज वर्तमान में जिस रूप में जानते हैं वो किस प्रकार विकसित होते होते आई हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब मैं आपको कोई भी चीज़ तैयार कराती हूँ तो बिल्कुल शुरू से करवाती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास से पूर्व में उसकी परिस्थितियाँ, उसका उस समय का जो भी चीज़ें हैं, वातावरण कैसा था, परिवेश कैसा था, सब कुछ पढ़ाती हूँ ताकि गलत ना हो प्रश्न में। इसीलिए इतना आपको जोर दे के ये चीज़ें मैं समझा रही हूँ। आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो 1500 ईसा पूर्व है, ठीक है। बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब क्या हुआ, भारत में पश्चिम दिशा की तरफ से आर्यों ने प्रवेश कर लिया। तो जब आर्य आए हैं तो वो अपनी भाषा भी तो लेकर आएंगे ना। अब वो अपनी भाषा के साथ प्रवेश कर जाते हैं तो अब उस भाषा का अध्ययन हम करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो 3500 वर्षों का इतिहास है उसको भारतीय आर्य भाषा, देखिए आर्य भाषा ये जो अन्य जो भाषा है ना, ये दरद है, ईरानी, सतम के, इन सब को छोड़कर अब हम कहाँ आ जाते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इसे 3 भागों में हम विभाजित करेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कितने वर्गों के अंतर्गत किया जाता है। तो सही उत्तर होगा 3। कौन कौन से वर्ग हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय भाषाएं। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी हम बोल रहे थे वो सीधे वो 3500 वर्ष पूर्व जो आर्य आए थे या 1500 ईसा पूर्व जो आर्य आए थे वो बोलते थे, नहीं। उसका क्या हुआ है, उसका धीरे धीरे संशोधन और परिवर्तन होता गया है। प्राचीन आर्य भाषाएं कौन सी थी, प्राचीन मतलब जब सबसे पहले आर्य आए थे तो कौन सी भाषा वो बोलते थे, वो बोलते थे संस्कृत। कब बोलते थे संस्कृत, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। सन याद रखना है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय काल जो है अर्थात संस्कृत का जो समय काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। भारत में केवल और केवल संस्कृत बोली जाती थी, अन्य कोई भाषा नहीं बोली जाती थी, क्योंकि आर्यों की जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत विश्व की सर्वाधिक परिनिष्ठित और वैज्ञानिक भाषा और लिपि है ना, जो भी जिस भी लिपि में लिखी जाती देवनागरी वो। अब हुआ क्या कि अब संस्कृत के भी 2 भाग थे, एक थी वैदिक संस्कृत, दूसरी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कर्मकांड वाली, पुस्तकों वाली, सरल रूप में समझे तो, और जो लौकिक संस्कृति वो थी जिसे लोग आम देशी भाषा में जिसे जनता इस्तेमाल करती थी, वो कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। समय वही रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। याद रखना है, संस्कृत का समय पूछ ले या वैसे पूछेगा प्राचीन आर्य भाषाओं का समय काल आप बताइए, ठीक है। यूपी पीजीटी में सर्वाधिक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछा हुआ है। बाकी पीजीटी के पेपर में मैंने इसे आपको 3-4 बार करवाया है तो मुझे याद है कि उन पेपर्स में ज़रूर पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ आ गए, 500 ईसा पूर्व। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये लौकिक संस्कृत थी, ये धीरे धीरे इसका रूप और बदलते बदलते ये कहाँ आ जाता है, पाली के ऊपर आ जाता है। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन कौन सी आ गई, पहले समय सीमा देखते। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना है, ये है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और ये है 500 ईसा पूर्व से, लेकिन ये क्या आ गई, इधर से किधर तरफ, हम ईस्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 1000 ईस्वी तक। अब मध्यकाल के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं। कौन कौन सी आर्य भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली की समय सीमा कौन सी, ये तीनों की समय सीमा मिला के होगी 500 ईसा पूर्व से 1000। केवल पाली की अगर पूछ ले, पाली की समय सीमा क्या थी, पूछा हुआ है यूपी पीजीटी में, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। फिर प्राकृत की समय सीमा हो गई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश की सीमा हो गई 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, इस पर निशान लगाए हुए, आप इसे रटेंगे, आप इसे याद करेंगे या समझेंगे, ये आपका काम है, लेकिन इससे प्रश्न पूछा जाएगा ये बताना मेरा काम है, ठीक है। तो इस तरीके से आ गई। अब आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत कौन सी आएगी, अपभ्रंश कहाँ पे समाप्त हो रही है, 1000 ईसा। तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सब आधुनिक भाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये आप लोगों की बहुत बड़ी कमी है।
फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है। कल आपके लिए तैयार किया, लेकिन थोड़ा सा सेटिंग सही नहीं बैठ रही थी, क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक सारणी के माध्यम से सूक्ष्म रूप में, इंडेक्स की फॉर्म में या फ्लो चार्ट के रूप में इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ ताकि एक पेज पे आपकी पूरा भाषा की उत्पत्ति और विकास आज तक, आधुनिक काल तक क्लियर हो जाए। इसके बोली तक मैं आपको इसी पेज पे करवा दूंगी। इसी तरीके से कई पृष्ठों पे बनाया, फिर उनको फाड़ा, इस तरीके से आप देख रहे हैं तो थोड़ी मेहनत लगती है, तो लाइक तो बनता है, जल्दी से कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्रम जो पूछा जाता है वो कैसे होगा? संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, और प्राकृत से हम आते हैं अपभ्रंश की ओर। ये क्रम आपसे पूछा जाता है ना। बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे, जैनों की भाषा कौन सी थी, ऐसे प्रश्न भी आते हैं ना, इनको भी करेंगे। तो ये क्रम आपको याद हो गया, ये सन आपको याद रखने हैं, इजीली हो जाएंगे। बस ये आपको यहाँ ध्यान रखना कि 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों ने प्रवेश किया था, तो बस वहीं से लगाते लगाते आपको यहाँ तक आ जाएंगे। अब अपभ्रंश में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक आ गई। अब आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन फिर कहाँ से होगा? यहीं से तो होगा। अब इसके अंतर्गत अपभ्रंश जो होती है, अपभ्रंश भी धीरे धीरे विकृत होती गई, ठीक है। यानी कि उसमें अन्य बोलियों के शब्द आने लगे, नए नए शब्द ऐड होने लगे। तो अब इस अपभ्रंश को, क्या आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो अपभ्रंश थी, ये जो विकृत होती, इसका परवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती जिसमें पहले की अपभ्रंश, और जो बाद की अपभ्रंश थी उसे ही पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कह दिया, ठीक है। और इसी में विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा जो अवहटमानी, यानी जो परवर्ती काल की भाषा, उसमें रचनाएं होने लगी, यानी कुछ नए शब्द भी इसमें ऐड होने लगे। अब इस अपभ्रंश का विभाजन किन किन भाषा वर्ग में हुआ ये देखते हैं, ठीक है। तो अपभ्रंश कौन कौन से में बनी? अपभ्रंश बनी सौरसैनी अपभ्रंश में विभाजित हुई, इसका दूसरा रूप था मागधी अपभ्रंश, फिर तीसरा रूप था अर्धमागधी। ये जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं ये अपभ्रंश के रूप हैं, 7 रूप थे अपभ्रंश के: सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय, खस, ब्राचड़ और पैशाची, ठीक है। फिर इसी अपभ्रंश से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई। कौन कौन सी हुई? जैसे कि सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये तीनों भाषाएं सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है पश्चिमी हिंदी की कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है, राजस्थानी कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है, गुजराती कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। अब जो मागधी अपभ्रंश थी उससे कौन कौन सी भाषाएं बनी? उससे बनी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमी। ये भाषाएं किससे बनी? मागधी अपभ्रंश से। देखिए यहाँ से विकसित होते हुए आ रही है ना, ये ऐसे। संस्कृत से पाली आ रही है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी की बोलियां, भाषाएं, ये बोलियां नहीं है। आधुनिक भाषाओं का रूप विकसित हुआ। अर्धमागधी से बनी आपकी पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्रीय से बनी आपकी मराठी विकसित हुई, खस अपभ्रंश से आपकी पहाड़ी भाषा विकसित हुई, और ब्राचड़ अपभ्रंश से आपकी सिंधी भाषा विकसित हुई, और पैशाची अपभ्रंश से आपकी लहंदा या पंजाबी विकसित हुई। तो ये आपको याद करनी है, ये सारणी की कौन सी अपभ्रंश से आपकी कौन सी आधुनिक भाषा विकसित हुई है। कोई भी पूछ लेगा उठा के, संधि की भी, सिंधी भाषा की भी पूछी जाती है, तो सिंधी किससे विकसित हुई है, किसका विकसित रूप? ब्राचड़ से निकली हुई है। तो इस तरीके से ये हो गया आपकी, ये ऊपर वाली ब्लैक कलर से जो लगी हुई ये है अपभ्रंश। और अपभ्रंश का आधुनिक भाषाओं में जो रूप आया है वो कौन कौन सा है, ये ब्लू कलर के पेन से लिख के मैंने आपके लिए हुआ है। अब भाषाएं हो गई। देखिए हमने भाषा की उत्पत्ति पूरी देख ली, आधुनिक भाषाएं देख ली, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे इसमें कहीं खड़ी बोली और ब्रज का नाम तो आया ही नहीं, फिर ये कैसी भाषा है? तो अब इन भाषाओं का फिर वापस से वर्गीकरण होगा क्षेत्र के आधार पर, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। तो इसी प्रकार ये जो भाषाएं हैं इनकी फिर उपभाषाएं होती हैं। कौन सी होती है उपभाषाएं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी। 5 भागों के अंतर्गत फिर हम इनको बांटेंगे, ठीक है। इन आधुनिक भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है उपभाषाओं में, तो 5 उपभाषाओं के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी,
पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी, ये 5 भाषा क्षेत्र हैं बड़े वाले, उपभाषाएं इनको कहते हैं। ठीक है, सब मैंने लिखा है, ये अपभ्रंश है, ये आधुनिक भाषाएं हैं और ये उपभाषाएं 5। इन 5 उपभाषा वर्ग के अंतर्गत हिंदी की 18 बोलियों को समाहित किया जाता है, उनका अध्ययन हम करेंगे। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 18। अब देखते हैं कि वो 18 बोलियां कौन कौन सी हैं। इसको सारणी को आपको याद करना है एज इट इज। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी क्या है? उपभाषा हो गई, सोर्स है ना। अब पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, ये भी प्रश्न बनता है, लिख दिया है। ब्रज को हम अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं, यह प्रश्न भी पूछा गया, नेट में पूछे जाते हैं, पीजीटी में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ मैंने लिख दिया है। देख लेते हैं 5 इसके अंतर्गत आती है, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत। अब राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आने वाली 4 प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को आप ढूंढाड़ी भी कहते हैं ना, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ये 4 हो गई। तो मैंने अलग अलग क्रम न डाल के सीधे आपको 18 काउंट करवाइए, कर लीजिएगा। 9 याद हो गई। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब वैसे तो अधिकतर पश्चिमी हिंदी के बाद यहाँ पे पूर्वी हिंदी लिखा होता है, लेकिन मैं इस क्रम से चली हूँ कि शॉर्ट सैनी के आपको रूप याद रहे। शॉर्ट सैनी में पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी है, तो मैंने भी पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी ही इंडेक्स में बनाया, इसीलिए कई पेज मैंने बनाए और फाड़े ताकि क्रम आपको याद रहे, कोई भी एक टॉप टिप आपको याद रह जाए, पूरा सारणी आपके माइंड में फिट रहे, तो परीक्षा में गलती ना होगी। पूर्वी हिंदी की तीनों बोलियां आपको रट लेनी है। ठीक है, फिर आती है चौथे नंबर पर जो हमारी उपभाषा आती है, वो आती है पहाड़ी। और पहाड़ी उपभाषा की जो बोलियां हैं वो है नेपाली, जिसे पश्चिमी पहाड़ी भी आप बोलते हैं, कहीं कहीं पे पश्चिमी पहाड़ी भी आपको लिखा मिल जाएगा, गढ़वाली और कुमायूनी। उसके नंबर पर हम उसके बाद 5वें नंबर की उपभाषा और अंतिम उपभाषा आती है हमारी बिहारी। बिहारी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये बिहारी भाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से आपकी हिंदी की 18 बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। इसका मतलब हमने वीडियो कहाँ से शुरू किया था? वीडियो शुरू किया था हमने विश्व से हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं देखी, फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं देखी, फिर हमने आधुनिक आर्य भाषाएं देखी और उसके बाद हमने हिंदी के सभी क्षेत्र में बोले जाने वाली 18 बोलियों का भी अध्ययन आज के वीडियो के अंतर्गत कर लिया। अब इन बोलियों को याद करने की ट्रिक और इनका भाषा क्षेत्र ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे से वीडियो में डालना चाहती हूँ, तो ये प्रश्न इतने ही पूछे जाएंगे, लेकिन एक और प्रश्न पूछा जाता है, खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, ब्रज का क्षेत्र कौन सा है ना। तो इन सब के भी मैं छोटे से नोट्स तैयार कर दूंगी और इनकी ट्रिक्स भी। अच्छा, ट्रिक्स बनाने का काम मेरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का, क्योंकि कमेंट में आप लोग किसी का कमेंट आया हुआ है मेरे पास कि मैम ट्रिक्स इनकी बताइएगा, आप जो पढ़ाते हो उसकी ट्रिक्स बताया करिए। इतनी सारी ट्रिक्स याद करेंगे तो फिर उन सारी ट्रिक्स को याद करने के लिए भी एक ट्रिक्स चाहिए कि नहीं। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों को यदि इन बोलियों की कोई ट्रिक्स आती है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। यदि मेरी ट्रिक से आपकी ट्रिक ज़्यादा सरल हुई तो फिर उसे मैं आपके नाम से वीडियो में पढ़ा दूंगी कि ये ट्रिक इन्होंने भेजी, आपका नाम लिखूंगी, ट्रिक पढ़ा दूंगी, अगर मेरी ट्रिक से ज़्यादा ईजी हुई तो। ठीक है, तो इनकी भी 18 बोलियों को आप किस ट्रिक से याद करेंगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगले वीडियो के लिए। तो कैसा लगा वीडियो? भाई आप सब जगह जाते हो, कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, बुक्स खरीदते हो, सब में पैसा लगता है और ये फ्री की नॉलेज निःशुल्क रूप से आपके लिए सुविधा है, तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों में शेयर करें, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से। ठीक है, और मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। नहीं, अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रैक्टिस सेट आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी के नोट्स करके प्लेलिस्ट में बना दूंगी, उसमें ये वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं। पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो ज़रूर चेक करिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।